बच्चों, स्वागत है आपका एमएसवर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस चैनल में। इसमें जो है आपको हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जो हमारा रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया का जो है वो पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्लास 10th के हम वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं। लगभग आपको 10th 11th 12th जो है, ये 9th के भी जितने भी वीडियो हैं सभी को प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको नोट्स भी पिन करवा दिए जाएंगे अगर आपने कहा तो हमें। तो फिर है हम जो है बिना अपना जो है टाइम वेस्ट किए चालू कर लेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो है अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, लाइक करने के लिए बोलो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितने भी वीडियो हैं जैसे हम पढ़ाते हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए हम राजी हैं। ठीक है, तो अब जो है हम बिना टाइम वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो पहला जो हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलन क्यों करना चाहिए, बताओ। रासायनिक समीकरण को हम संतुलन क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण संतुलन कब होता है? तो जब आपका अभिकारक उत्पाद के बराबर होगा तो रासायनिक समीकरण संतुलन बोला जाता है। और मैंने अभिकारक उत्पाद के बारे में नेक्स्ट जो आपका बैक वाला जो भी हमने बनाया था पार्ट, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो उसको भी देख लो। तो हम जो है इधर देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलन का मतलब क्या होता है कि अभिकारक उत्पाद बराबर होंगे। और क्यों हम करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। तो अब देखते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ना तो पदार्थ का उदय होगा और ना ही पदार्थ का विनाश होगा। मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग ना ही पदार्थ बनेंगे और ना ही वो बिगड़ेंगे। चलो मैं आपको इसको जो है एक बार समझाता हूं कि कैसे। जैसे कि आपका एक है कार्बन और कार्बन में जुड़ा ऑक्सीजन, तो ये जो बन गया CO2। देखेंगे कार्बन भी एक है और यहाँ पे भी कार्बन एक है, मतलब अभिकारक में भी कार्बन एक है, उत्पाद में भी कार्बन एक है, यानी बराबर है। ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 ही है। तो यानी ये आपका संतुलन रासायनिक समीकरण है। क्यों संतुलन किए हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो जिसमें पदार्थ का ना ही उदय होगा और ना ही विनाश होगा। एक और अब जो हम एक आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं आपको समझाता हूं कि मतलब जो है रासायनिक अभिक्रिया में हम जो है संतुलन हम कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो हमने संतुलन किया है, तो सबसे पहले ये देखो कि 2 किलो अगर चावल है, जैसे 2 किलो अगर चावल है, राइस है, और 2 किलो अगर मैंने व्हीट को मिला दिया, तो बताओ मुझे कितने किलो जो है व्हीट और राइस बन जाएंगे? तो 4 किलो व्हीट राइस बन जाएंगे ना, बनेंगे नहीं बनेंगे? तो ये जो है आपका क्या है कि दोनों बराबर है ना। क्या ये 3 किलो हो जाएगा? क्या नहीं ना, 4 किलो होगा ना। तो रासायनिक समीकरण यही बोलता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोलता है कि अभिकारक और उत्पाद बराबर होंगे। चलो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यानी CR मतलब केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया। बताओ रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? आपके लगभग 4 से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। बोलो भैया ये तो आपने रासायनिक अभिक्रिया में ही बोला था। तो ये जो है ना, तो मैं आप ये जो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है वो आप संयोजन अभिक्रिया में भी डाल सकते हो कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, जिसी को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल A और B जब मिलेगा ना, तो A B दोनों मिल जाएंगे तो एक उत्पाद बनेगा जो है आपका C। इसको और एक एग्जांपल से हम देखते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल यहाँ पे कि कोयले को जलना। अब कोयले को मैं जला रहा हूँ, तो ये देखो कोयला यानी कार्बन। कोयला किससे बना है? कार्बन से। और जलाऊंगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जल रही है तो क्या बन गया? CO2 बन गया। और जलेगा तो लाइट और हीट तो निकलेगी। फॉर एक और एग्जांपल, पानी का बनना। तो देखो 2 अभिकारक है ना, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बन क्या रहा है? एक उत्पाद जो कि जल बन रहा है। तो 2 गैस मिल रहे हैं और बन कितना उत्पाद रहा है? 1। तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। संयोजन का मतलब है योग, जोड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन होंगे आपके रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया कौन सा हमारा? वियोजन अभिक्रिया। चलो हम वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया इसका उल्टा है, यानी इसमें जुड़ेगा नहीं, इसमें टूटेगा। सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखो, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाए? टूट जाए।
वियोजन अभिक्रिया क्या है? जब अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद या भागों में टूट जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला ए है, अब ए को जो है मैंने दो भागों में तोड़ दिया, तोड़ सकते हो ना, अगर ये मैंने लाइन ले लिया तो क्या मैं इसको आप दो भागों में नहीं तोड़ सकते हो? तोड़ दिया मैंने, तो मैंने बोला ए को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, तो मान लो एक भाग का नाम मैंने बी रख दिया, एक का नाम सी रख दिया, तो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन है वियोजन है? तो क्योंकि इसमें टूट रहा है अभिकारक, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। पहला हमारा जो है ऊष्मीय वियोजन, जब वियोजन मतलब टूटे, जब अभिकारक टूटे लेकिन ऊष्मा के कारण, हीट के कारण, तो वियोजन अभिक्रिया। एक है प्रकाशीय वियोजन, जब वियोजन मतलब आपका अभिकारक टूटे लेकिन किसके कारण? प्रकाश के कारण। और एक होता है विद्युतीय वियोजन, जब आपका अभिकारक टूटे लेकिन किसके कारण? विद्युत के कारण। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है स्लाइड पे चलते हैं, उसको हम देखते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वियोजन, अब वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार है, बता दिया था मैंने आपको। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार। तो पहला वियोजन अभिक्रिया कौन सा है? तो पहला हमारा ऊष्मीय वियोजन, जब हमारा वियोजन किसके कारण हो? ऊष्मा के कारण, यानी हीट के कारण। तो ये देखो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम ना संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर। जिससे ताजमहल बना है ना, वही होता है आपका, किससे बना हो? संगमरमर से। और संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे ना, तो क्या निकलेगा? तो एक CaO निकलेगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, जिसको हम बुझा हुआ चूना नहीं कहते। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। मुझे बताओ संगमरमर का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। और जब इसको हम ऊष्मीय वियोजन से तोड़ेंगे तो आपका एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना होता है? बिना बुझा हुआ चूना। अब हम देखते हैं प्रकाश के कारण किसको तोड़ते हैं। तो जब हम प्रकाश के कारण तोड़ते हैं ना, तो प्रकाश के कारण जो हम तोड़ते हैं वो AgCl को तोड़ते हैं। जो हमारा AgCl है उसको हम किसके कारण तोड़ते हैं? तो हम तोड़ते हैं प्रकाश के कारण। अब जो है हमारा प्रकाश से जब हम तोड़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा आपका Ag अलग Cl अलग। तो अब जो है AgCl का यूज कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो आपने देखा ना ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होते हैं, तो उसमें किसका यूज होता है? AgCl का। तो ये याद रखना, AgCl का यूज कहाँ पे होगा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और AgCl जो है ना कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है? तो डार्क बॉटल में। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश पे तो टूट जाएगा, इसीलिए डार्क बॉटल में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि AgCl को कहाँ पे रखा जाता है? डार्क बॉटल में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्रकाश ना पड़े, क्योंकि प्रकाश पड़ेगा तो वो टूट जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग। AgCl का फुल फॉर्म क्या है? क्या कहते हैं इसको? सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। चलो हम देखते हैं कि विद्युतीय वियोजन क्या होता है। जब हम विद्युत से तोड़े, कैसे तोड़ेंगे? विद्युत से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे। तो जैसे हमारा H2O है ना, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड है, क्या है? वाटर है ना, बताया था आपको। तो जब जल को हम विद्युत से तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये हमारा विद्युतीय वियोजन हुआ, क्योंकि ये विद्युत से हम तोड़ रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन आता है आपका, तो वही मैं जो है एक सिल्वर नाइट्रेट का आता है आपका PbNO3। बहुत ज्यादा आता है भाई क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। PB नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रेट का सूत्र आपको पता होना चाहिए। PbNO3 ये किसके कारण टूटता है? तो ये आपका हीट के कारण टूटता है। किसके कारण टूटता है? हीट के कारण। क्या क्या बनेगा? तो एक बनेगा PbO यानी लेड ऑक्साइड, एक बनेगा NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, और एक बनेगा हमारा, क्या बनेगा? तो एक बनेगा हमारा जो है वो बनेगा O2 यानी ऑक्सीजन। तो ये जो है आप याद रखना। तो बताओ मुझे PbNO3 किसके कारण टूटता है? तो बोलोगे ऊष्मा के कारण, हीट के कारण, ऊष्मीय वियोजन है ये। अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व के कारण, नहीं, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे। मुझे बताओ जो ताकतवर लोग होते हैं वो कम ताकतवर लोगों को हटा नहीं देंगे? तो हटा देंगे ना। तो जैसे कि एग्जांपल आपका A अब जो है B+C है, मतलब BC है, तो इधर देखो अब B अगर कम ताकतवर है और A ताकतवर वाला है तो क्या बोलेगा? अब हट यहां से, B को हटा देगा, क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा AC, और B तो भाग गया, ये यहां पे आ गया। समझ में आ गया आपको? तो यानी ये जो है आपका कौन सा अभिक्रिया है? तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। अब एक एग्जांपल आप जो है हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया मैंने क्या बताया कि वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो कि A था,
वो कम अभिक्रियाशील तत्व जो कि बी था उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, उसको हटा दिया, तो यानी विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है और जो आयरन है वो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो आपसे पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया में से बताओ कौन किसको हटाएगा, तो आयरन कॉपर को हटा देगा ना, तो क्या बन जाएगा आयरन सल्फेट, जिसे हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, और एक बनेगा हमारा कॉपर अलग हो जाएगा, बस। अब आपसे इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कॉपर सल्फेट एक विलयन होता है, उसमें अगर आयरन का चूर्ण डालूं तो क्या होगा, तो बोलोगे कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता है नीला, आयरन का चूर्ण अगर मैं डालूंगा तो इसका क्या बन जाएगा ये, तो आयरन जो है ना कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसका रंग जो है हरा हो जाएगा, उस विलयन का रंग। क्यों, किसके कारण, आयरन सल्फेट के कारण, क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, तो ग्रीन कलर का हो जाता है और कॉपर अलग हो जाएगा। अब हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर कोई डाउट हो तो सीधा आप पूछ सकते हो, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब अभिक्रिया में नए उत्पाद का निर्माण अपने आयनों के आदान प्रदान से हो। आयन क्या होता है, अरे आयन का मतलब प्लस माइनस, दो ही चीज तो आयन होते हैं, प्लस और माइनस। तार भी देखो ना प्लस और माइनस होता है, तो ये दो आयन होते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान करने से अगर उत्पाद, जिस उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, यहाँ पे देखो आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। हमारा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपका जो है, एक तो पहले यहीं पे है, यानी NaSO4 जो है, यानी सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो यानी बेरियम जो है ना Ba वो Na की जगह आ जाएगा और Na किसकी जगह आ जाएगा, Ba की जगह। Ba किसकी जगह आया, Na की जगह, और Na किसकी जगह आ जाएगा, Ba की जगह, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है बताओ मुझे, इन दोनों ने अपने दोस्तों का हस्तांतरण कर लिया नहीं कर लिया, दोनों ने क्या अपने दोस्त नहीं बदल लिए, बताओ। क्लोरीन का पहले दोस्त कौन था, Ba यानी बेरियम था, सल्फेट का पहले दोस्त कौन था, सोडियम था, लेकिन अब दोनों के दोस्त चेंज हो चुके हैं। अब सल्फेट का दोस्त कौन है, बेरियम है, अब क्लोरीन का दोस्त कौन है, सोडियम है, चेंज होगा नहीं होगा। तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि एकल विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर बताओ, तो ये एकल विस्थापन तो आपने बताया, अरे एकल विस्थापन यानी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम देखते हैं उपचयन और अपचयन। अरे इतना ज्यादा हार्ड है ना कि आपको समझ में ही ना आए, अरे बहुत इजी है भाई। इधर देखो, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, इतना याद रखना बस। और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। उपचयन अभिक्रिया में आपका क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, और आपका अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो एक एग्जांपल बताओ मुझे, Cu प्लस में O2 क्या बनेगा, तो आपका बनेगा CuO बनेगा, CO बनेगा यानी कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो इधर देखो, आप इसको संतुलन कर सकते हो ना, इधर देखो O2 है तो O2 करने के लिए हम जो है 2 यहाँ पे डालेंगे, और कॉपर को 2 करने के लिए इधर 2 करने के लिए हम जो है 2 यहाँ पे डाल देंगे, बात बराबर हो गई। तो यहाँ पे देखो मुझे कौन उपचयित हो गया, किसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आप बोलोगे भैया Cu में ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी Cu जो है वो उपचयित हो गया है। चलो एक और एग्जांपल हम देते हैं आपको कि यानी अगर CuO है और प्लस में H2 है, अब इसमें मैं क्या करता हूं कि एक बनेगा आपका H2O और एक जो है आपका बनेगा Cu बनेगा। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, तो इसमें देखोगे ना तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन घट रहा है तो ये कॉपर बन गया, तो ये जो है ये अपचयित हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे आपका H2O हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा नहीं जुड़ा ना, तो यानी ये हमारा कौन सा हो गया, ये उपचयन, मतलब हाइड्रोजन जो है वो उपचयित हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमेशा अभिकारक ही उपचयित या अपचयित होते हैं। चलो मुझे एक एग्जांपल बताओ, CO जो C है, कार्बन है, उसमें ऑक्सीजन अगर जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, पता है सबको। बताओ इसमें उपचयित या अपचयित कौन हो रहा है, C उपचयित हो रहा है, O अपचयित हो रहा है या CO2, तो बताओ उपचयित मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है,
तो आपका कार्बन में जुड़ रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ना कि आपका CO2। हमेशा उपचयन या अपचयन जो है वो अभिकारक में से ही लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो है ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पे कोई भी आपको डाउट हो और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप जो है क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी कल हम थर्ड पार्ट लाएंगे जिसमें हम पूरा चैप्टर अच्छे से करेंगे। जो भी डाउट होगा, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे ना, उन सारे क्वेश्चन को मैं कल के पार्ट में जो है क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि हमारा जो है आपकी वीडियो जो है लगभग सब तक जाए, जो नहीं, जिनके पास पैसे भी नहीं है, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ट्यूशन, वो भी पढ़ पाए, ठीक है। धन्यवाद।